नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। यूपी की अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शिवपाल सिंह यादव नहीं बनेंगे नेता प्रतिपक्ष। सपा किसी दलित विधायक को बना सकती है नेता प्रतिपक्ष। सुर्खियों में राम अचल राजभर और इंद्रजीत सरोज का नाम। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शिवपाल यादव नहीं बनेंगे नेता प्रतिपक्ष। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सपा किसी दलित विधायक को बना सकती है नेता प्रतिपक्ष। सुर्खियों में राम अचल राजभर और इंद्रजीत सरोज का नाम। आप सब लोगों से हमारी अपील है 7 तारीख को आदित्य यादव को वोट देकर और अखिलेश यादव के चेहरे पर और नेताजी की श्रद्धांजलि पर 7 तारीख को साइकिल का बटन इतना दबे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट के रूप में 7 तारीख को ऐसा बटन दबाना, इंजेक्शन के रूप में ऐसा बटन दबाना, तो इसकी चीख दिल्ली तक पहुंचे। आप सब इस खबर पर ज्यादा जानकारी की बात करते हैं यूपी स्टेट हेड वंदना रावत से। वंदना, जिस तरह से अब ये बात सामने आ रही है कि जो शिवपाल यादव नेता प्रतिपक्ष नहीं बनेंगे और किसी दलित विधायक को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है, विस्तार से बताएं। देखिए भगीरथ, लोकसभा चुनाव में जिस हिसाब से पिछला दलित और अल्पसंख्यक की रणनीति पर मिली बड़ी सफलता के बाद समाजवादी पार्टी में 2027 की विधानसभा चुनाव होने उत्तर प्रदेश में उसकी तैयारी में जुट गई है। और अब अखिलेश यादव जो वो केंद्र की राजनीति में ध्यान केंद्रित करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी और बम्पर जीत के बाद इतने सांसद वो जीत चुके हैं कि अब उनको संसद में ही अपनी लड़ाई लड़नी होगी। केंद्र की राजनीति पर फोकस करेंगे। इसको देखते हुए नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इसको लेकर पार्टी में मंथन शुरू हो गया है। 3 नाम सामने थे, शिवपाल यादव, राम अचल राजभर और इंद्रजीत सरोज। लेकिन अब जो खबर निकल के आ रही है, शिवपाल यादव ने साफ मना कर दिया है कि वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं निभाएंगे। अब क्योंकि सपा अध्यक्ष चाहते हैं कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ऐसा व्यक्ति बनाया जाए जो पीढ़ी की धार को और मजबूत कर सके। और इन्हीं कारणों की वजह से पार्टी पिछले या दलित में से किसी एक को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहती है। सबसे पहले जो दावेदार है वो जसवंत नगर से विधायक शिवपाल थे, लेकिन अब उनकी जो प्रतिक्रिया आ गई है कि उनको नहीं बनना है नेता प्रतिपक्ष, क्योंकि देखिए वो 6 बार रह चुके हैं विधायक, 6 बार वो विधायक रह चुके हैं। 2002 से 12 तक वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी बखूबी अच्छे से निभाई है। और सपा 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए जातीय समीकरण को भी साधेगी, इस पर ज्यादा फोकस रहेगा। ऐसे में इस पद के लिए जो पिछड़े हुए दलित नेता के नाम पर विचार किया जा रहा है। तो दलित नेताओं में अगर बात करें तो 5 बार के विधायक इंद्रजीत सरोज जो प्रमुख दावेदार है। कौशाम्बी की मंझनपुर सीट के विधायक इंद्रजीत, बसपा की मायावती सरकार में भी वो जन कल्याण समाज मंत्री रह चुके हैं। और उनका बेटा जो पुष्पेंद्र सरोज है वो भी कौशाम्बी से इस समय सांसद चुना गया है। वहीं अगर जो बात करें राम अचल राजभर की, तो इनका नाम काफी तेजी से सामने आ रहा है। ये अति पिछड़ी जाति से आते हैं और अम्बेडकर नगर की जो अकबरपुर सीट है वहां से ये विधायक है और इनका नाम चल रहा है। ये 6 बार से विधायक रह चुके हैं। राजभर मायावती का जब वो मुख्यमंत्री थी तो 2007 और 12 में उनकी सरकार में परिवहन मंत्री भी रह चुके हैं। तो पिछड़ी जातियों में इनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। और सपा जल्दी ही अब इन्हीं 2 दावेदारों में से या ये अचल राजभर या फिर इंद्रजीत सरोज, दोनों में से किसी जातीय समीकरण को साधने के लिए और 2027 के चुनाव पर पकड़ बनाने के लिए और सरकार बनाने के लिए, तो ये सब देखते हुए इन दोनों में से किसी एक के नाम पर मोहर जरूर लगेगी। जी बिल्कुल वंदना, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब शिवपाल यादव ने साफ मना कर दिया, वो नहीं बनेंगे नेता प्रतिपक्ष। तो देखना होगा कि अब राम अचल राजभर या इंद्रजीत सरोज या फिर किसी और विधायक का नाम यहां पर सामने आता है नेता प्रतिपक्ष के लिए।
और बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर कचरा प्लांट में लगी भीषण आग। आरिफ नगर निगम जोन 4 की एक घटना है। आग लगने का कारण अज्ञात है। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये भयंकर आग लगी हुई है। कचरा प्लांट में ये भीषण आग लगी है। आरिफ नगर निगम जोन 4 की एक घटना है। आग लगने का कारण अभी अज्ञात बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। तो धुएं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग किस तरह की है, और इसका धुआं दूर से ही दिखाई दे रहा है। कचरा प्लांट में ये आग लगी है। हालांकि ये किस तरह से, क्यों, ये कैसे आग लगी, अभी इसका कारण अज्ञात है, लेकिन दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे सहयोगी अनिरुद्ध सोनी से। अनिरुद्ध, अभी क्या स्थिति बनी हुई है? दमकल की गाड़ियां पहुंच गई, क्या आग पर काबू पा लिया गया है इस वक्त? देखिए, पुराने भोपाल के आरिफ नगर में आज नगर निगम का कचरा प्लांट है। वहां अभी कुछ ही देर पहले भयंकर भीषण आग लगी थी। हालांकि आग पर अभी 15 मिनट पहले ही काबू पाया गया है, लेकिन इसके पहले लगभग 1.5 घंटे तक ये आग लगी रही और ये कचरा प्लांट में आग लगी थी। और ये कचरा प्लांट नगर निगम के जोन 4 में आता है और यहाँ पे जो बेस्ट रहता है, खासकर इसमें प्लास्टिक मटेरियल बहुत ज्यादा था और जो कचरे में फेंके जाने वाली चीजें थी जो कि नगर निगम वहाँ इकट्ठा करके रहता है। और वो ये अच्छी बात थी कि जिस वक्त आग लगी वहाँ ज्यादा कचरा मौजूद नहीं था और ये सीधे सीधे नगर निगम कर्मियों की लापरवाही है कि जब इतना बड़ा वेस्ट मटेरियल, प्लास्टिक, लकड़ी आदि सामान, कपड़े आदि ये कचरे में रहते हैं, तो वहां पे आग कैसे लगी? ये पूरी तरह से लापरवाही है जिसकी नगर निगम के अधिकारियों ने जांच के आदेश भी दिए। अभी फिलहाल आग का कारण किसी को मालूम नहीं है, लेकिन दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया और लगभग 1 से 2 घंटे तक ये आग धधकती रही। इसका धुआं पुराने शहर में दूर तक देखा जा रहा था। लेकिन ये अच्छी बात ये रही कि इसमें ना तो कोई जनहानि हुई है, ना किसी का नुकसान हुआ है। लेकिन अब नगर निगम के अधिकारी ये जांच करने की कोशिश कर रहे हैं कि यह कैसे लगी और इतनी बड़ी लापरवाही कैसी हुई कि जो कचरा प्लांट जहाँ पे कचरा रखा जाता है, तरह तरह के बस मटेरियल देते हैं, वहां तक आग लगने का क्या कारण था। बिल्कुल अनिरुद्ध, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो हालांकि ये जो आप तस्वीरों में आग देख रहे हैं, इस आग पर दमकल विभाग ने काबू पा लिया, लेकिन अब जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर इस कचरा प्लांट में ये आग कैसे लगी। आंध्र प्रदेश में भी एनडीए की सरकार बन गई है। तेलुगु देशम पार्टी के सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को राज्य के 24वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। चंद्रबाबू ने राज्य की चौथी बार कमान संभाली। इसके साथ ही उन्होंने आंध्र में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। नायडू के अलावा जनसेना प्रमुख और एक्टर प्रवीण कल्याण ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। उन्होंने शपथ लेने के बाद नायडू के पैर छुए। तीसरे नंबर पर नायडू के बेटे नारा लोकेश ने शपथ ली। नई सरकार में सीएम और डिप्टी सीएम समेत 25 सदस्य होंगे। इसमें टीडीपी के 20, जनसेना के 3 और भाजपा के 1 मंत्री शामिल हैं। एक पद खाली रखा गया है। राज्यपाल अब्दुल नजीर ने विजयवाड़ा में केसरपल्ली आईटी पार्क में सीएम और मंत्रियों को शपथ दिलाई। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत एनडीए के मंत्री और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। शपथ के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नायडू को गले लगाकर बधाई दी। నారా చంద్రబాబు నాయుడు అనే నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని భయం గాని పక్షపాతం గాని రాగద్వేషాలు గాని లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను। अब सीधे लेके चलते हैं आपको उड़ीसा, जहां पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं मोहन चरण मांझी।
इसलिए तस्वीर आप देख रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह की। तो ओडिशा में पहली बार बीजेपी की सरकार बन रही है, पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह वहां पर मौजूद हैं। श्री रघुवर दास मोहन चरण मांझी की ताजपोशी की आप ये तस्वीर देख रहे हैं। तो 25 साल के बाद बीजेडी का शासन खत्म हुआ और बीजेपी की सरकार बनी। श्रीमान निर्वाचित मंत्री मानकर नियुक्ति आदेश पाठ करने निमित्त मु आपनक अनुमति कामना करुछि। प्रथमे उपमुख्यमंत्री श्री कनक वर्धन सिंह देव। मोहन चरण मांझी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। अब मुख्यमंत्री नारे शपथ करुअछि जे मु विधि द्वारा प्रतिष्ठित भारत रो संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी, भारत रो सार्वभौमत्व अखंडता रक्षा करिबी, ओडिशा राज्य रो उप मुख्यमंत्री रूपे मोर कर्तव्य श्रद्धा और शुद्धा अंतकरण रे निर्वाह करिबी एवं बिना भय व पक्षपात रे, बिना अनुराग व द्वेष रे सबु प्रकार लोकों प्रति संविधान और विधि अनुसार न्याय करिबी। मो कनक वर्धन सिंह देव ईश्वरंको नारे शपथ करुछि जे जो विषय राज्यर उप मुख्यमंत्री रूपे मोर विचार को अणाजिबो बा मते ज्ञात हेबो ताहाकू एपरी मंत्री रूपे मोर कर्तव्यर समुचित निर्भय निमित्त जेपरी आवश्यक हेबो तथ प्रत्यक्ष व परोक्ष भावे कौनसी व्यक्ति बा व्यक्ति मान को जनैबी नहीं बा प्रकट करिबी नहीं। तो इस बार बीजेपी ने भारी मोहब्बत के साथ ओडिशा में सरकार बनाई है। इसके पहले नवीन पटनायक की सरकार 25 साल चली। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी का अच्छा खासा प्रदर्शन देखने को मिला और इसके साथ ही विधानसभा चुनाव भी हुए थे उड़ीसा में और बीजेपी ने दोनों जगह भारी भरकम जीत दर्ज की। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार 12 जून को केरल के दौरे पर हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद राहुल का यह पहला केरल दौरा है। मलप्पुरम में जनसभा के दौरान राहुल ने कहा, वायनाड सीट छोड़ूं या रायबरेली, ये मेरे लिए धर्म संकट है। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी की तरह मुझे भगवान से गाइडेंस नहीं मिल रही है। मैं साधारण मनुष्य हूं। वायनाड या रायबरेली का फैसला मुझे खुद ही करना होगा। मेरे लिए देश की गरीब जनता ही मेरी भगवान है। मैं जनता से बात करूंगा और फैसला लूंगा। राहुल ने कहा कि केरल और उत्तर प्रदेश के लोगों ने पीएम मोदी को बताया है कि संविधान हमारी आवाज है और वो इसको छू नहीं सकते। देश की जनता ने पीएम को बताया कि वो तानाशाही नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर में पहले रियासी और अब कठुआ और डोडा में 3 दिनों में 3 आतंकी हमलों से देश सख्ते में है। इस हमलों में भारत के कम से कम 6 जवान घायल हो चुके हैं, जिसको लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि पीएम मोदी बधाई संदेशों का जवाब देने में व्यस्त है, लेकिन जम्मू कश्मीर में निर्ममता से मौत के घाट उतार दिए गए। श्रद्धालुओं के परिवारों की चीखें तक नहीं सुनाई दे रही हैं। रियासी, कठुआ और डोडा में पिछले 3 दिनों में 3 अलग अलग आतंकी घटनाएं हुई हैं, लेकिन पीएम मोदी अब भी जश्न में मगन हैं। राहुल ने कहा कि अखिल बीजेपी सरकार में आतंकी हमलों की साजिश रचने वाले पकड़े क्यों नहीं गए। ओडिशा रवाना होने से पहले सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि ओडिशा के नए मुख्यमंत्री मोहन
चरण मांझी का शपथ ग्रहण समारोह है जिसमें सभी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के नेताओं और मंत्रियों का सहयोग ओडिशा के चुनाव में रहा है। जनता ने प्रधानमंत्री और मोदी की गारंटी पर विश्वास किया है। पहली बार ओडिशा में भाजपा की स्पष्ट बहुमत में सरकार बनी है। वहीं उन्होंने ओडिशा में छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा को लेकर कहा, ओडिशा का घोषणा पत्र छत्तीसगढ़ की भांति है। हम सभी ने वहां 100 दिन में काम किया, उसका असर भी दिखा। जो भाजपा कहती है उसको पूरा करती है। जो वहाँ का मैनिफेस्टो है, जो चुनावी घोषणा पत्र है, वो छत्तीसगढ़ की भांति है। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने 100 दिन में काम किया, उसका असर भी जरूर उड़ीसा में पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको पूरा करती है। श्री मोहन मांझी जी का शपथ ग्रहण समारोह है, उसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं। हमारे उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी जा रहे हैं, हमारे मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी जा रहे हैं, हमारे विधायक पुरंदर मिश्रा जी जा रहे हैं, हमारे मंडला के सांसद फगन सिंह कुलस्ते भी हम लोग के साथ जा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के मंत्रियों का, नेताओं का, विधायकों का और संगठन के लोगों का बहुत बड़ा सहयोग उड़ीसा के चुनाव में रहा है। और उड़ीसा की जनता हमारे प्रधानमंत्री जी पर, श्री नरेंद्र मोदी जी पर और उनकी मोदी की गारंटी पर विश्वास किया है। और पहली बार उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत में सरकार बना रही है। बिल्कुल। देश के विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि इटली के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 50वें G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल इटली के लिए अपुलिया जाएंगे। ये शिखर सम्मेलन 14 जून को वहां आयोजित किया जाएगा, जहां भारत को एक आउटरीच देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। साथ ही कहा कि ये लगातार तीसरे कार्यकाल में पदभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री की पहली विदेश यात्रा होगी। इससे उन्हें G7 शिखर सम्मेलन में उपस्थित अन्य विश्व नेताओं के साथ भारत और वैश्विक दक्षिण के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करने का अवसर भी मिलेगा। Minister's upcoming visit to Italy for the G7 summit in Apulia, Italy. At the invitation of Honorable Prime Minister of Italy, Honorable Prime Minister Modi ji will be travelling to Apulia, Italy tomorrow to participate in the 50th G7 summit, which is to be held there on 14th of June, that's day after tomorrow, where India has been invited as an outreach country. लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष गीता शाक्य ने मुलाकात की। गीता शाक्य ने सीएम से शिष्टाचार भेंट की और प्रदेश में विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। ये मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ के निवास में हुई। खबर लखनऊ से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहा। आज देश में उत्तर प्रदेश की चर्चा हो रही है। अजय राय ने कहा कि एनडीए 400, उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें जीतने का नारा था। उत्तर प्रदेश में उसकी हवा निकल गई। आज पूरे देश में नौजवान बच्चों में हाहाकार मचा है। उन्होंने कहा कि नीट की परीक्षा में गड़बड़ी होने के बाद बच्चे परेशान हैं। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के जहां जहां प्रत्याशी जीते हैं और जहां हारे हैं, वहां आभार यात्रा 11 जून से शुरू करेंगे। जिस उत्तर प्रदेश पे मोदी जी और उनकी पूरे जो इनका एनडीए, जिसको आज इसकी सरकार ये बनाए हैं, इनको पूरा भरोसा था, जो बार बार अपने भाषणों में बोलते थे 400 पार, 80 में 80, 10 लाख पार, उत्तर प्रदेश ने उसकी हवा निकाल दी। 80 पार की, 80 में 80 की भी हवा निकाल दी। और 10 लाख पार, जो बनारस में उन्होंने कहा था कि इस बार का चुनाव 10 लाख पार का होगा, उस 10 लाख पार की भी हवा हमारे काशी के बाबा विश्वनाथ की नगरी के रहने वाले हमारे साथियों ने निकाल दिया कि पूरे देश में नौजवान बच्चे, हाहाकार मची हुई है नौजवान बच्चों में, जो नेट के माध्यम से एग्ज़ाम दिया था, जो भी हम चुनाव जीते और जहां हम चुनाव हारे भी हैं या हमारे गठबंधन के साथी हमारे जीते हैं चुनाव,
समाजवादी पार्टी के और हमारे साथी जो जीते हैं, सभी दल के साथ मिलकर आभार यात्रा, धन्यवाद यात्रा हम 11 तारीख से शुरू किए हैं, जिसका आपने देखा होगा कि पहला एग्जाम्पल उदाहरण रायबरेली के अंदर हमारे नेता राहुल जी, प्रियंका जी ने आकर रायबरेली और अमेठी की जनता को धन्यवाद ज्ञापित किया, आभार व्यक्त किया है। शुरुआत हो गई, अब ये लगातार 15 तारीख तक लगातार चलेगी। इन दिनों दिल्ली में जल संकट से त्राही त्राही मची हुई है। जहां दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता को फ्री पानी देने का दावा करती है, तो वहीं दिल्ली की जनता पानी की बूंद बूंद को लिए तरस रही है, जिसे लेकर अब बीजेपी नेताओं ने आम आदमी पार्टी का घेराव करना शुरू कर दिया है। भाजपा से दिल्ली नगर निगम के पूर्व महापौर जयप्रकाश ने दिल्ली में जल संकट को लेकर आम आदमी पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार जनता से फ्री पानी का झूठा ड्रामा करती है, लोगों के पानी के मोटे मोटे बिल आ रहे हैं और जल संकट से दिल्ली में बुरा हाल है। इस मौके पर पूर्व महापौर जयप्रकाश ने स्वदेश न्यूज से खास चर्चा की। आपके पास सर आरोप लगाने के सिवा कुछ नहीं है। आप कभी हरियाणा पर आरोप लगाओगे, कभी आप हिमाचल पर आरोप लगाओगे, कभी यूपी पर आरोप लगाओगे, और पंजाब में जहाँ आपकी सरकार है, जहाँ से सारा पानी आता है, उस पर आप कोई सवाल खड़ा नहीं करोगे। एक बार भी पंजाब के मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा कि दिल्ली में अगर पानी की समस्या है तो हम एक्स्ट्रा पानी छोड़ेंगे और पानी दिल्ली जाएगा। तो ये सिर्फ आरोप लगाते हैं, इन्होंने कोई काम किया नहीं है। दिल्ली में पानी की व्यवस्था चरमरा गई है और सिर्फ अभी कुछ दिन बाद मानसून आ जाएगा, बारिश होगी, फिर दिल्ली डूब जाएगी, फिर ये आरोप लगाएंगे सीवर इनसे साफ़ नहीं हो रहे, फिर कुछ दिन बाद एयर पोल्यूशन हो जाएगा, फिर ये आरोप लगाएंगे, पराली चिल्लाएंगे। तो आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 वर्षों के अंदर दिल्ली की जितनी मूलभूत सुविधाएं हैं उसके लिए कुछ काम नहीं किया है। आरोप लगाने के अलावा इनको कुछ आता नहीं है, ज़मीन पे इनको काम करना आता नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और हरियाणा चिल्लाते हैं। आपके इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे भिंड से, जहां पर स्वदेश न्यूज की खबर का असर हुआ है। तो ये बड़ी खबर भिंड से, जहां पर स्वदेश न्यूज की खबर का असर हुआ है। जल दूषित मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। खबर दिखाने के बाद स्वदेश न्यूज में एक्शन में प्रशासन आया, जल प्रभारी और पटवारी को निलंबित कर दिया। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने यह बड़ी कार्रवाई की है। जल प्रभारी नीरू बघेल और पटवारी बृजमोहन सस्पेंड। फूब कस्बे में दूषित पानी की हो रही थी सप्लाई, जिसके चलते लोग गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे थे और दूषित पानी पीने से 3 लोगों की मौत भी हो गई थी। स्वदेश न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद प्रशासन जागा और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें जल प्रभारी और पटवारी को निलंबित कर दिया है। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने यह बड़ी कार्रवाई की है। जल प्रभारी नीरू बघेल और पटवारी बृजमोहन को सस्पेंड कर दिया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।